हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर कुछ एक मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड के पेपर वन में पूछे जा सकते हैं। स्पेसिफिकली हम शिमला बोर्ड के पेपर वन को ध्यान में रखकर ही इन क्वेश्चंस को लेकर के आ रहे हैं, तो वो भी आपने ध्यान में रखना है। इससे पहले हमने पार्ट 5 यानी कि 5 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर मिक्स क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, अगर आपके कोई भाई बहन या फिर दोस्त गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों तो उनके पास भी हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। Which agency was created by the UN to provide emergency food and health care to children and mother in countries affected by World War II? तो द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कौन सी एजेंसी यहाँ पर बनाई गई थी? तो वो कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी यूनिसेफ। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यूनिसेफ यहाँ पर बनाई गई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। अब कब बनाई गई थी वो आपको पता होना चाहिए। तो एग्जैक्ट डेट अगर मैं आपको बताऊं तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। अच्छा, ये जो यूनिसेफ है इसकी फुल फॉर्म क्या है वो भी आप सभी को पता होनी चाहिए। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ से कुछ एक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? तो वो है न्यूयॉर्क में, यानी कि यूएसए में। इसकी प्रेजेंट में सीईओ कौन है? तो वो है कैथरीन रसेल। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर प्रेजेंट की बात करें तो 2025 में नेशनल एम्बेसडर फॉर इंडिया की तरफ से यूनिसेफ ने किसको जो है तो चुना था? तो वो चुना था करीना कपूर को। 2024 भी आप यहाँ पर कह सकते हैं, या फिर आप प्रेजेंट का भी मान सकते हैं कि 2025 में नेशनल एम्बेसडर फॉर इंडिया की तरफ से जो है तो यूनिसेफ ने चुना था करीना कपूर खान को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है यूनिसेफ के बारे में आपको पता होने चाहिए। इसका सबसे पहले तो आपको स्थापना वर्ष पता होना चाहिए 1946, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है न्यूयॉर्क में। ये 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अच्छा, ऑप्शन बी में है यूनेस्को। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? ये मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, वो आप नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। बाकी यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो यूनेस्को की स्थापना एग्जैक्ट डेट अगर मैं आपको बताऊँ तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में बना हुआ था कि यूनेस्को की स्थापना कहाँ पर की गई थी? अब ये तो आप सभी को पता होगा कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। बट क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ था कि यूनेस्को की स्थापना कहाँ पर की गई थी, और बहुत सारे बच्चों ने पेरिस जो है तो राइट ऑप्शन टिक करके आ गए थे, जो कि गलत था। क्योंकि ये जो यूनेस्को है इसकी स्थापना जब 1945 में की गई थी तो वो की गई थी लंदन में। और लंदन कहाँ पर पड़ता है? तो वो पड़ता है यूके में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से भी एग्जामिनर आपको घुमाता है तो वो आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। यूनेस्को की स्थापना लंदन में की गई थी 1945 में, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है पेरिस, फ्रांस में। ये आपको पता चल गया। इसी तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना भी आपको पूरी की पूरी डेट पता होनी चाहिए। 7 अप्रैल 1948 1948 को जो है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में। जनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। उसी तरह ऑप्शन डी में देखो, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना भी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1944 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वह है वाशिंगटन डीसी में। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो है तो यूएसए में स्थित है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। तो चलो फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन? तो बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार जो है तो किसने किया था? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने हमीरपुर बोर्ड से लिया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ था, हमीरपुर बोर्ड में ही बना हुआ था। तो बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार जो है तो किन्होंने किया था? तो वो किन्होंने किया था? एक तो था लाज़लो बीरो और एक था जॉर्ज बीरो। यानी कि यह बीरो ब्रदर्स के द्वारा जो है तो इसकी स्थापना की गई थी। इसका आविष्कार किया गया था ऑप्शन
ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार जो है तो बीरो ब्रदर्स के द्वारा किया गया था और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी तरह पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कब जो है तो बीरो ब्रदर्स के द्वारा बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया गया था, तो डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। 1894 1894 में बीरो ब्रदर्स के द्वारा बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार जो है तो किया गया था। अब कुछ और भी आविष्कार हैं, कुछ और भी इन्वेंशंस हैं जो कि बहुत बार आपसे पूछी जाती हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आपसे देखो कई बार यहाँ पर पूछा जाता है रोटरी स्टीम इंजन, इसका आविष्कार किन्होंने किया था, यानी कि इसका इन्वेंशन किन्होंने किया था। तो रोटरी स्टीम इंजन, इसका आविष्कार जेम्स वॉट के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह आपसे पूछा जाता है जेट इंजन, तो जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटल के द्वारा किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रेडियम देखो आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे जो है तो गलत टिक करके आ जाते हैं। तो रेडियम की खोज की थी मैरी क्यूरी के द्वारा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह टेलीफोन, टेलीफोन की स्थापना या फिर टेलीफोन का आविष्कार किन्होंने किया था, तो वो किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा, ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, रेडियो का आविष्कार किन्होंने किया था, तो रेडियो का आविष्कार आप सभी को पता होगा कि मार्कोनी के द्वारा जो है तो रेडियो का आविष्कार किया गया है। अब ये क्वेश्चंस होते हैं, आप सभी को पता होगा, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, हर एक बच्चे को यह पता होने चाहिए, क्योंकि यही वो स्टैटिक जीके होती है जो कि आपसे 3 या फिर 4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और यही वो 3-4 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको आपकी सिलेक्शन से पीछे कर देते हैं। तो इनको भी आपको पढ़ना ज़रूर है। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछूँगा, टेलीविज़न, तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? वो आप नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्ज़ाम्स में यह क्वेश्चन जो है तो बना हुआ है, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ रेलवे लाइन्स इन किलोमीटर? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है? अब आप सभी को पता होगा, जो हमने मिक्स क्वेश्चंस वाली सीरीज चलाई हुई है, तो वहां पर मैंने आपके सामने जो है तो नेशनल हाईवे से संबंधित क्वेश्चंस लाए थे, सड़कों से संबंधित क्वेश्चंस भी हम वहां पर देख चुके हैं और साथ ही साथ नेशनल वाटरवे के बारे में भी हम क्वेश्चंस जो है तो बिल्कुल पढ़ चुके हैं। तो अगर अभी तक देखो आपने वो पिछली 5 वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है, तो वो भी आपको ज़रूर से चेकआउट करनी है। तो नेशनल हाईवे से संबंधित क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, सड़कों से संबंधित क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, साथ ही साथ नेशनल वाटरवे से संबंधित भी क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। तो आज मैं आपके सामने रेलवे लाइन से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है? तो वो कहाँ पर है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। रेलवे की यहाँ पे बात आई है, तो रेलवे से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेल नेटवर्क किस देश में है? तो वो कहाँ पर है? तो वो है यूएसए में। तो यूएसए यहाँ पर पहले नंबर पर आ गया। अच्छा, भारत कौन से नंबर पर है? तो भारत पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो है तो चौथे नंबर पर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है हावड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ पर पड़ता है? पश्चिमी बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अब ये तो मैंने आपको बताया रेलवे स्टेशन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। कई बार आपसे भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पूछा जाता है, तो जब भी रेलवे जंक्शन पूछा जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मथुरा, जो कि कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक बेसिक सा क्वेश्चन जो कि हर एक बच्चे को पता ही होगा कि भारत में पहली बार रेल कब चली थी? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में पहली बार रेल चली थी 1853 1853 में। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार जो है तो हमीरपुर बोर्ड या फिर शिमला बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो भारत में पहली बार रेल चली थी 1853 1853 में। किस किस के बीच में यह चली थी? मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच में यह चली थी, ये आप सभी को पता होगा। किसके शासनकाल में यह चली थी? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था डलहौजी, ये भी आपको पता होगा। अच्छा, कितने किलोमीटर यह चली थी? तो ये चली थी 34 किलोमीटर, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी आपको पता चल गए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक रेल कब चली? तो जब भी इलेक्ट्रिक रेल पूछेंगे तो वो 1925 में चली थी, ये भी आपको पता होगा। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, वो आपने ध्यान में रखना है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो जब भी आपसे पूछेंगे कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है, तो वो हो जाएगी विवेक एक्सप्रेस। ये आपको पता चल गया। अब ये कहाँ से कहाँ तक जो है तो रेल जो है तो तय करती है, दूरी को तय करती है, तो ये जो है तो डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है तो यह रेल जाती है, ये आपने ध्यान में रखना है। डिब्रूगढ़ कहाँ पर पड़ता है?
तो वो पड़ता है असम स्टेट में, जबकि कन्याकुमारी कहाँ पर पड़ता है, तो वो पड़ता है तमिलनाडु स्टेट में। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि असम से लेकर के तमिलनाडु तक यह ट्रेन जो है तो जाती है। अच्छा, कितने किलोमीटर यह ट्रैवल करती है? 4286 किलोमीटर यह टोटल जो है तो ट्रैवल करती है। तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल मैंने आपको बता दी कौन सी है, तो वो है विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक जाती है। 4286 किलोमीटर यह टोटल जो है तो ट्रैवल करती है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूड फेलिक्स इज अ फेमस इंडियन प्लेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो जूड फेलिक्स किस क्षेत्र में प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं? आप सभी को पता है फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो जूड फेलिक्स हैं यह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी रह चुके हैं? तो यह जो है तो हॉकी के प्रसिद्ध जो है तो खिलाड़ी रह चुके हैं। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है जूड फेलिक्स सेबेस्टियन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हॉकी से संबंधित कुछ और भी प्लेयर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि मेजर ध्यान सिंह। तो मेजर ध्यानचंद इनका संबंध किससे है? तो वो है हॉकी से, आप सभी को पता होगा। उसी तरह बलबीर सिंह भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। तो बलबीर सिंह का संबंध हॉकी से है, ये भी आपको पता चल गया। प्रेजेंट में जो हमारी हॉकी की टीम है तो उसके कप्तान कौन है? तो वो है हरमनप्रीत सिंह, जिनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम सरपंच बोलते हैं। तो हरमनप्रीत सिंह इनका संबंध भी हॉकी से ही हो गया। उसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम अगर मैं आपको बताऊं तो वो हो जाएगा PR श्रीजेश, जिन इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध भी हॉकी से ही हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, टेबल टेनिस है, तो टेबल टेनिस से कुछ एक प्लेयर्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि एक नाम आप सभी को पता होगा, शरथ कमल। इनका संबंध जो है तो टेबल टेनिस से है। एक नाम आपको ध्यान में रखना है, मनिका बत्रा। ये 2-3 ही नाम हैं जो कि आपको टेबल टेनिस से ध्यान में रखने हैं। एक तो शरथ कमल हो गए, एक मनिका बत्रा हो गई और एक आपको ध्यान में रखना है श्रीजा अकुला। तो श्रीजा अकुला भी टेबल टेनिस से संबंधित है। तो ये तीनों के तीनों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्रिकेट का तो देखो आप सभी को ही पता होगा, क्रिकेट में फेमस प्लेयर्स का नाम आप सभी को पता होगा। अच्छा, क्रिकेट की बात आ ही गई है तो IPL की बात कर लेते हैं। IPL इंडियन प्रीमियर लीग, इसका हाल ही में कौन सा संस्करण जो है तो खेला गया था? तो 18वें नंबर का संस्करण खेला गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। IPL को इस बार जीता किसने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो जीता है RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता है और ये पहली बार जीता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसको हराकर जो है तो RCB ने यह कप जो है तो अपने नाम किया? तो पंजाब को हरा करके यह कप अपने नाम कर लिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये जो RCB है इसका कैप्टन कौन है और पंजाब ये जो टीम थी इसका कैप्टन कौन है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही बनेगा। तो RCB का कैप्टन कौन था? तो वो था रजत पाटीदार। कौन था? रजत पाटीदार। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ये नाम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले एग्जाम्स में यह नाम जो है तो पूछा जा सकता है कि RCB के कैप्टन कौन थे? तो वो थे रजत पाटीदार। अच्छा, पंजाब के कैपिटल कौन थे? पंजाब किंग्स के कैपिटल कौन थे? वो देखो आप नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। आई थिंक सभी को जो है तो इनका नाम जो है तो पता होगा। 2 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ। एक तो ऑरेंज कैप किसे मिली है और एक पर्पल कैप किसे मिली है। तो ऑरेंज कैप किनको मिली है? तब IPL में साई सुदर्शन को जो है तो ऑरेंज कैप मिली हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है और यह गुजरात की टीम से खेल रहे थे। बाकी पर्पल कैप किनको मिली हुई है? तो पर्पल कैप भी आपको ध्यान में रखना है। तो यह प्रसिद्ध कृष्णा को मिली हुई है। मैंने आपको क्या नाम बताया? प्रसिद्ध कृष्णा। ये भी गुजरात की ही टीम से खेल रहे थे। तो ऑरेंज कैप IPL में किनको मिली है? पर्पल कैप IPL में किनको मिली है? ये क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर भी आप हमें फॉलो जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्रेस्टिजियस ग्रैमी अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड जब भी आपसे पूछेंगे तो आप सभी को पता है कि यह म्यूजिक यानी कि संगीत की फील्ड में दिया जाता है। अब ग्रैमी अवार्ड की यहाँ पे बात आई है तो ग्रैमी अवार्ड से कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ग्रैमी अवार्ड को कब जो है तो स्थापित किया गया था? तो 1959 की यह बात है। ग्रैमी अवार्ड किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये जो है तो USA के देश के द्वारा जो है तो दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पहले भारतीय कौन थे जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था? तो वो कौन थे? तो वो थे पंडित रविशंकर। 1967 और 68 की यह बात है कि पंडित रविशंकर पहले ऐसे भारतीय थे जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। कौन सी एल्बम के लिए मिला था?
तो वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम के लिए जो है तो उनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पहली महिला कौन थी, भारतीय महिला कौन थी जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था, तो वह कौन थी, तो वो थी तन्वी शाह। तो तन्वी शाह को कब जो है तो ग्रैमी अवार्ड मिला था, 2010 की यह बात है, और जय हो के लिए इनको जो है तो ग्रैमी अवार्ड मिला था, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। 2024 की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 2024 में कितने भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो वो 5 भारतीय हैं जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। उनमें सबसे पहले हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन आप सभी को पता है कि यह तबला वादक हैं। उसी की तरह राकेश चौरसिया हो गए, राकेश चौरसिया जो है तो बांसुरी वादक हैं। उसी तरह गाने गणेश राजगोपालन हो गए, और यह जो है तो वायलिन वादक हैं। उसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है शलवा, शलवा गणेश। यह किससे संबंधित है, तो यह ताल वादन से संबंधित है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, तो वह है शंकर महादेवन। यह जो है तो सिंगिंग से संबंधित है। तो यह 5 व्यक्ति हैं जिनको 2024 में जो है तो ग्रैमी अवार्ड यहाँ पर मिला हुआ है। तो 2024 में कितने भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो वो 5 भारतीय हैं। उनके नाम भी मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल फिलहाल की बात है, 2025 की बात है। 2025 में 67वें 67वें नंबर के जो है तो ग्रैमी अवार्ड यहाँ पर वितरित किए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसको जो है तो ग्रैमी अवार्ड यहाँ पर मिला हुआ है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो 67वें नंबर के ग्रैमी अवार्ड इन यह किसको जो है तो ग्रैमी अवार्ड मिला है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि वह एक भारतीय मूल की है। तो भारतीय मूल की एक अमेरिकी संगीतकार हैं जिनका नाम क्या है, तो वह है चंद्रिका टंडन। क्या नाम मैंने आपको बताया, चंद्रिका टंडन। तो चंद्रिका टंडन यह एक भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार हैं। इनको अभी हाल फिलहाल 67वें नंबर का ग्रैमी अवार्ड मिला है, यानी कि 2025 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और किस एल्बम के लिए इनको यह ग्रैमी अवार्ड मिला है, और वो एल्बम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वह है त्रिवेणी एल्बम के लिए। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में ये नाम देखना पूछा ही पूछा जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन बिलोंग टू द मुस्लिम रीजन इन 2011। तो 2011 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित था, तो वह कितना था, तो वो था 14.2%। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन से संबंधित आपसे बहुत से पॉइंट्स यहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मुस्लिम धर्म का पूछ लिया। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि 2011 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिंदू धर्म से संबंधित था। तो कई बार आपसे हिंदू भी पूछा जाता है, कई बार आपसे ईसाई भी पूछ लिया जाता है, सिख भी पूछ लिया जाता है, बौद्ध भी पूछ लिया जाता है। तो वो सारे के सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे। तो मुस्लिम धर्म का आपको पता चलेगा, तो वो कितना था, तो वो था 14.2%। हिंदुओं की जब भी बात आती है, तो हिंदू 2011 की जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत यहाँ पर रखते हैं, तो 79.8%। उसी की तरह ईसाई अगर कितने हैं, तो ईसाइयों का जब भी पूछेंगे तो वो है 2.3%। ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह सिखों की अगर बात करें, तो सिख कितने हैं, तो वो है 1.7%। ये भी आपको पता चल गया। और बौद्ध भी आपको ध्यान में रखने हैं, तो बौद्ध कितने हैं, तो वो है 0.7%। ये आंकड़े बहुत बार देखो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सारे के सारे आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। और ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो कि हर एक बच्चे को पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, सर्वाधिक हिंदुओं की संख्या का प्रतिशत कौन से राज्य में है। मैंने यहाँ पर प्रतिशत में बात की कि सर्वाधिक हिंदुओं की संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक जो है तो किस राज्य में है, तो वो हमारे हिमाचल प्रदेश में ही है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लगभग यहाँ पर जो है तो 95% हिंदू यहाँ पर निवास करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2 क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ जो कि सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2001 से लेकर के 2011, तो 2001 से लेकर के 2011 के बीच हिंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ आपसे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन सेंट्रल लेवल के एग्जाम में जो है तो हूबहू पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यह क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो 2001 से लेकर के 2011 के बीच हिंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, तो वो हुई है 16.8% की। ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह हम देख लेते हैं 2001 से लेकर के 2011 के बीच मुस्लिमों की संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, तो वो हुई है 24.6%। ये 2 आंकड़े बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक वॉर एंड पीस। तो वॉर एंड पीस पुस्तक जो है तो किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो लियो टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस पुस्तक जो है तो लिखी हुई है। और इन्हीं के द्वारा ये जो लियो टॉल्स्टॉय हैं, इन्होंने ही एक और पुस्तक लिखी हुई है जिसका नाम है अन्ना कैरेनिना।
तो अन्ना कैरेनिना यह पुस्तक भी लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा ही लिखी गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी। आप सभी को पता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ यह पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। हिंद स्वराज पुस्तक भी महात्मा गांधी के ही द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी में है चार्ल्स डिकेंस। तो इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है? इनके द्वारा ए टेल ऑफ टू सिटीज यह पुस्तक लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक अगर मैं इनकी आपको बताऊं तो वो पूछी जाती है ओलिवर ट्विस्ट। तो ओलिवर ट्विस्ट यह पुस्तक जो है तो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, ऑप्शन डी में है रुडयार्ड किपलिंग। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इनके द्वारा द जंगल बुक यह पुस्तक जो है तो लिखी गई है। और एक पुस्तक है इनकी केम, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। एक तो क्वेश्चन है माई लाइफ यह पुस्तक किन्होंने लिखी है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। एक क्वेश्चन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह पुस्तक किन्होंने लिखी है, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। और एक पुस्तक चेंजिंग इंडिया यह पुस्तक किन्होंने लिखी है, वो भी आप नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। जो हमारी पुरानी मिक्स क्वेश्चंस वाली सीरीज चली हुई है, तो ये सारी की सारी पुस्तकें मैंने आपको 3 या फिर 4 बार जो है तो रिवाइज़ करवाई हुई हैं। तो आज आप नीचे कमेंट में मुझे बताओगे इन सारी की सारी बुक्स के ऑथर। तो गाइज़ ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।